नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, खम्मा घनीसा। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के आज के इस ख़ास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत कुमार साहब की एक बड़ी ही पॉपुलर गज़ल है, उसके चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं जिसमें वो फरमाते हैं कि ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीक़ा भी निकालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये खूबसूरत लाइंस सुनकर ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर गुजरने का जज्बा जो है वो दिल में भर जाता है। आज के शो में हम जिस ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनमें भी ज़िंदगी में बेहतर और बेहतरीन करने का जज्बा बचपन से ही कूट कूट करके भरा है। बात चाहे स्टडीज़ की हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की हो, लिटरेरी एक्टिविटीज़ की हो, हैंडबॉल चैम्पियनशिप की हो, जूडो में दो हाथ करने हो या फिर कुश्ती में दमखम दिखाना हो, ये जनाब हर चीज़ में सबसे आगे रहे, अव्वल रहे और अपनी अमिट छाप छोड़ते चले गए। अपनी मेहनत और जुनून की बदौलत आज आपकी गिनती राजस्थान के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में होती है। तो आइए मिल करके स्वागत करते हैं हरफन मौला शख्सियत के धनी, RAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, श्री गौरव बजाड़ जी का। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धोरारी में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आकर? नेचुरली अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ में आज पहली बार मौका मिला है मुझे यहाँ पे आने का। क्या बात है सर, वंडरफुल। एक्चुअली क्या है कि आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सीखना भी है हमें इस पूरे शो के दौरान। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि बातों का सिरा कहाँ से पकड़ूं। तो बचपन से आपकी शुरुआत करते हैं, कहाँ जन्मे, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? हाँ, मेरा जन्म अजमेर का है और पढ़ाई लिखाई में शुरुआत में जैसे होता है वैसे पढ़ते हैं बच्चे, तो नॉर्मली पढ़ते थे, लेकिन स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। अच्छा। मेरे फादर भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, मेरा जो छोटा ब्रदर है वो भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, मेरे अंकल भी रहे हैं। तो फैमिली को एक रेसलिंग फैमिली बैकग्राउंड में रहा है। और साथ में जब पढ़ते थे तो हम लोगों को खेलने के उसमें साथ में उन्होंने हैंडबॉल के अंदर ले लिया टीम में, क्योंकि जो PTI उस समय हुआ करते थे जी, उन लोगों का ये मन रहता था कि जो बच्चे दिखने में थोड़े से फिट होते हैं तो उनको वो लोग स्पोर्ट्स में डाल लेते थे। तो हम लोग आ गए, तो हैंडबॉल मैंने वहाँ से शुरू किया स्कूल से, और रेसलिंग तो पेरेंटल गेम था तो साथ में चलना ही था। और बात पढ़ाई की थी तो थोड़ा ठीक ठाक थे पढ़ने में, तो इसलिए स्टडीज़ में ठीक रहे। लेकिन जो इनिशियल लाइफ निकली है वो थोड़ी टफ़ निकली है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो थोड़ा सा टफ़ रहा है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है, एक फिजिकल लेबर जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है जी। तो लेकिन की है, उसका फ़ायदा ये है कि आज कॉन्फिडेंस बहुत है। क्या बात है। तो पढ़ाई में भी आप अव्वल ही रहे, मतलब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, जैसा मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि आप ऑलराउंडर रहे, हरफन मौला रहे, स्टडीज़ की बात हो या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात हो, इवन आप परेड से भी जुड़े रहे, आप NCC कैडेट के तौर पर भी सामने आए, आपने राजपथ पे परेड भी की। तो मैं उन दिनों में आपको लौटा करके ले जाना चाहूँगी एक बार डाउन दी मेमोरी लेन। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको बेस्ट कैडेट का भी अवार्ड मिला था? मैडम, मैं इसके बारे में थोड़ा सा यूँ बता दूं आपको कि मैं इनिशियली जब 7th क्लास में था, मेरे गुरु हुआ करते थे श्री CL सिसोदिया जी। अच्छा। अभी भी हैं वो। तो उन्होंने मुझे 7th क्लास में NCC दिलवा दी जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 8th क्लास में जब था तब मैं 11th तक के बच्चों को कमांड करता था। क्या बात है। और वो मौका इसलिए मिला मुझे कि उन्होंने 7th में दिलवा दी थी। मैंने पहला कैंप मेरा हल्दी घाटी में किया था 1982 में। ओके, साल भी याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो वो हल्दी घाटी तो एक जगह ऐसी है कि जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और जो मेरी RAS के रूप में फर्स्ट पोस्टिंग हुई SBDO खमनौर, वो भी हल्दी घाटी का इलाका ही था। तो कोइंसिडेंस था कि मुझे वापस वहाँ 18 साल बाद फिर जाने का मौका मिला जी। और रही बात आपने NCC की पूछी, तो NCC का तो एक पैशन बैठ गया था। इनिशियली जब जूनियर डिवीज़न में मेरे पास ये NCC थी, तो मुझे 8th क्लास में होने के कारण एज बेस्ट कैडेट ऑफ राजस्थान लास्ट डे उन्होंने मुझे रिपब्लिक डे परेड में जाने से रोक दिया। अच्छा। उस दिन मेरे लिए बड़ा सेटबैक था। तो केवल कारण ये था सिर्फ कि मैं हर चीज़ में बेस्ट था, लेकिन मुझे 8th क्लास में होने के कारण, अगर मैं 9th में होता तो मैं पार्टिसिपेट करता। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे RD करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सीनियर डिवीज़न में मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए फाइट किया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे गर्व भी है कि मैंने उस कैंप में सारे प्राइज़ जीते। अरे वाह। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उन्होंने बिल्कुल अलग से, मैं राजस्थान कंटिजेंट का कमांडर भी बना
और राजपथ पे भी कमांड किया, और साथ में मैंने गार्ड ऑफ ऑनर जो प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है उसमें गार्ड ऑफ ऑनर में भी पार्टिसिपेट किया। तो कैंप पूरी तरह से किया, और उसके अलावा मैंने एनसीसी तो बिल्कुल दिल से पार्टिसिपेट किया है। मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप भी किया है, बेसिक लीडरशिप कैंप भी किया है, और राइफ़ल शूटिंग मेरी एक बेस्ट एक्टिविटी उसमें रही है। तो एक पैशन था, दिमाग में था कि आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन कोइंसिडेंटली नहीं जा पाए, पर वो दिमाग में था और वो बैठा हुआ था। मैंने मतलब एनसीसी को भरपूर जिया है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो एनसीसी के साथ आप हैंडबॉल चैम्पियनशिप, जूडो, कुश्ती, इन सब से भी जुड़े रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इस बात को जाने और समझें आपके द्वारा कि ज़िंदगी में खेल कूद का, फिटनेस का कितना ज़्यादा महत्व है, और आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बिल्डिंग जो होती है, उसमें खेल कूद एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि ये हम लोगों के यहाँ आजकल ये चल गया है कि बच्चों को हम स्ट्रेस देते हैं केवल पढ़ाई के लिए जी, जबकि मेरा ये मानना है कि अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एनसीसी से जुड़े हुए हैं, तो लाइफ में एक अलग तरह का डिसिप्लिन आता है जी। जैसे एनसीसी में हम लोगों को जो सीखने को मिलता है वो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमको सीखने को मिलती है, वो जिसका बहुत अभाव है, और आज वर्तमान में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेरा ये मानना है कि हमको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उतना मैं ये मानूंगा कि लोग बाग अपनी पर्सनैलिटी को बहुत निखार सकते हैं। निखारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जीवन में केवल पढ़ाई काम आती है ऐसा नहीं है। किताबी ज्ञान हमारा एक लिमिटेड टाइम तक काम आता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके जो जीवन में आपने अनुभव किए हैं, आपने जो स्पोर्ट्स से, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, दोस्तों के साथ रह करके, और लोगों को कैसे रिलीफ देना है, वो जो अगर सीख लिया है तो वो लाइफ में आपको बहुत आगे प्रेरित भी करता है और आपको मोटिवेट भी करता है और आपको राहत भी देता है, एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी आता है। बिल्कुल, तो वो फिटनेस जो है आज तक भी झलक रही है, और आप अभी भी जुड़े हुए हैं फिटनेस से, रोज़ जॉगिंग के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल, वो मैडम मेरा वो इसलिए कि ये शुरू करना पड़ा कि बीच में जब एडमिनिस्ट्रेशन में मैं रहा एज एसडीओ तो मेरा ये पार्ट थोड़ा सा कम हुआ, मैं टाइम नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुझे मौका मिला तो मैंने तुरंत वापस शुरू किया। और एक लाइफ में ये मान के चलना चाहिए हम सभी को पिछले कुछ टाइम हमने देखा भी है, कोविड में हमने देखा है जी। ये महसूस किया है कि जो लोग फिजिकली फिट थे उन लोगों ने सर्वाइव किया है, और ये तो सिद्धांत भी है। तो इसलिए अब हर युवा और हर बुजुर्ग भी इसके लिए मोटिवेट हो रहा है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हमको लाइफ में अगर अच्छा जीवन जीना है तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके जीवन में कोई, आपके शरीर में रोग नहीं है तो आप बहुत अच्छे से उसको जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। बहुत तो बच्चों में ये, और अभी जो युवाओं में बहुत ज़रूरी है। आजकल ट्रेंड जो चल गया है उस ट्रेंड को चेंज करना चाहिए जी। लेट नाइट तक खाना खाना, लेट नाइट तक सोना और जागते रहना लेट नाइट तक, और सुबह लेट उठना। तो मेरा ये मानना है दिनचर्या में जो हमारी दिनचर्या चली आ रही है तो रात सोने के लिए है और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो मैंने तो उसको फॉलो किया है और मैं आपके सामने हूँ कि उसको जी रहा हूँ, मैं एक तरह से अच्छे से जी रहा हूँ। हाँ, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल सर। और जैसा आपने कहा कि स्कूल कॉलेज डेज में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रहते थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, तो यहाँ पर आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी सामने आए, जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी, साहित्यिक गतिविधियाँ या सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, उसमें भी आगे रहते थे। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने का मौका मिलता है वो आगे चल के बहुत काम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो स्कूल टाइम में और कॉलेज में इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके जो सीखने का मौका मिलता है जी, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आता है। वो आपको जब आप पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो बच्चों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए काम में आता है सबसे पहले जी। फिर जब जनता से आप जुड़ते हैं, जनता के बीच में आप आम जन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बढ़िया काम में आता है जी। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो लाइफ में आपका, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएँ, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो और चाहे किसी और सेवा में हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने काम को आप सही अंजाम दे रहे हैं, अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, तो आपसे जुड़े हुए लोग या जिस काम के लिए आपको दिया गया है दायित्व, वो बहुत अच्छे से आप निभा पाएंगे। मेरा ये मानना है। और मैं देखता हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जुड़ करके आते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें हो। जिन लोगों का बैकग्राउंड लोगों से जुड़ने का, लोगों को समझने का, उनको बहुत फ़ायदा देने का, वो लोग देते हैं। सही कह रहे हैं सर आप। आपकी स्टडीज़ के बारे में अगर बात करूं मैं, हायर एजुकेशन के बारे में, तो आप साइंस स्ट्रीम से
पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी आपने किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, फिर सडनली जब आप पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए आए तो आपने हिस्ट्री ऑप्ट कर ली, दैट टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इस चेंज के पीछे रीज़न क्या था, या परिवार वालों ने साइंस दिलवा दी थी फिर बाद में आपको लगा नहीं मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है? मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें मदर की वजह से मुझे हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ने का और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का ये तो बचपन से शौक रहा है। स्कूल में पढ़ने में थोड़ा ठीक थे, स्कूल नॉर्मल स्कूल थी, कोई बहुत अच्छी स्कूल नहीं थी। तो उन्होंने टीचर्स ने देखा कि जो बच्चे ठीक होते थे पढ़ने में थोड़े, उनको साइंस दिलवा देते थे, हमें भी साइंस ले दी। अब साइंस ले तो ली जी और पढ़ी भी अच्छे से, लेकिन दिमाग में ये जरूर था कि मुझे ना तो इंजीनियर बनना है ना मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया ना पीएमटी में ना पीईटी में जी। तो ग्रेजुएशन मैंने साइंस से किया। इनिशियली साइंस 9th में हमारे उस समय सब्जेक्ट मिल जाते थे, अच्छा। तो ले ली 9th 10th और परसेंटेज भी ठीक बनी 9th 10th 11th में। फिर ग्रेजुएशन में अब कई सारे फैमिली में प्रॉब्लम्स भी थी, कई तरह की जिम्मेदारियाँ भी थी। फिर मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। फिर लगा कि नहीं ये तो एक अपने लिए साइंस पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, वहीं तक ठीक था। हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था, तो मैंने उसको एमए के अंदर हिस्ट्री लिया और एमए में मैंने फिर टॉप किया और साथ ही फिर मैंने एमफिल भी किया उसके बाद में जी। और बाद में जब मैं आरएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने हिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट के रूप में लिया भी। पर आरएएस क्लियर करने से पहले सर आपने बैक टू बैक कई एग्जाम्स क्लियर किए। आई मीन अगर मैं इतना पढ़ती तो मुझे 5-6 जन्म लगते ये 5-6 एग्जाम्स क्लियर करने में। दिल्ली पुलिस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, बीएसएफ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, फिर अधीनस्थ सेवाओं के लिए आप गए, एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए, एंड देन कम्स योर लेक्चरशिप। जब आप प्राध्यापक बन करके आए, इतिहास पढ़ाने लगे, तो ये इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। इसमें मैडम मैं निवेदन करूँगा, एक्चुअली क्या होता है जब हम मिडिल क्लास फैमिली से कई लोग हैं जी, तो हमारे लिए सबसे पहले ये होता है कि बच्चों के दिमाग में ये होता है कि चाहे कुछ भी हो हमें कहीं ना कहीं जॉब लेनी है, सरकारी लेनी है, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड भी, फादर भी जॉब में ही थे, मदर भी जॉब में ही थी, तो लगता था कि जॉब लेनी है। एग्जाम्स दिए सारे मैंने, इनिशियली जहाँ मिलती गई और उसको ज्वाइन करता गया, उससे अपग्रेड होता गया, जहाँ अच्छी मिलती गई उसको छोड़ता गया, दूसरी वाली ज्वाइन करता गया जी। तो एग्जाम्स बहुत सारे दिए और देते गए, जहाँ जहाँ सफलता मिलती गई वहाँ ज्वाइन करता गया। उसमें इनिशियली मैं एक्साइज में भी रहा हूँ, स्टेट एक्साइज में एज पेट्रोलिंग ऑफिसर मैंने करीबन 8-9 महीने अपनी सेवाएं दी हैं। क्या बात है। और उसके बाद में फिर मेरा कॉलेज लेक्चरशिप के लिए सिलेक्शन हो गया तो वहाँ चला गया। इसी बीच में मेरा दिल्ली पुलिस के लिए भी हुआ था और बीएसएफ के लिए भी हुआ था। दोनों मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे, मुझे फाइनली अकेडमी ज्वाइन करनी थी बस। पर इसी बीच में जब यहाँ हो गया तो लगा कि नहीं यहाँ पे अब अपने को ये कर लेना चाहिए, यहाँ दिया, यहाँ एग्जाम, फिर उसके बाद में मैंने आरएएस की प्रिपरेशन शुरू करी। तो जॉब मिलती गई, करते गए, एक जॉब सिक्योरिटी की भावना थी। और बाद में अल्टीमेटली ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या पुलिस सर्विसेज में जाएंगे, क्योंकि एक पैशन तो था दिमाग में कि अगर आर्मी में नहीं जा पाएँ तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग तो करें, तो इसलिए इधर निकले। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री को बच्चों को टीच कर रहे थे, तो उस समय कितना सेटिस्फैक्शन था जॉब का? मैडम मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में जो कॉलेज में मैं था, कॉलेज झालावाड़ कॉलेज में था, रिमोट एरिया है, लेकिन वहाँ के बच्चों को जो मैंने मोटिवेट किया, आज भी मैं आत्मसंतुष्टि का भाव मेरे में आता है। वो बच्चे आज भी मेरे पास आते हैं जिनको मैंने उस समय क्लास में पढ़ाया था जी। कहीं ना कहीं आज सिलेक्ट हुए भी हैं, उन्होंने कुछ अच्छा किया भी है। लेकिन एक भाव मन में ये रहता है कि अगर आप क्लास में अगर अपना डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर और आप उनको बच्चों को अच्छे से समझा रहे हैं जी, तो अगर उनके समझ में आता है तो उनकी आंखों से आपको समझ में आता है कि वो आपसे जुड़े हुए हैं, कन्विंस्ड हैं, और वो सेटिस्फैक्शन लाइफ में एक अलग तरह का होता है। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है गाँव में पढ़ाता है बच्चों को, और अगर वो अपना अच्छा डिलीवर करते हैं, 100% करते हैं, तो मैं आपको आज भी कहना चाहूँगा शिक्षक का एक बहुत बड़ी भूमिका है शिक्षक की समाज के निर्माण में। गांव के बच्चे लाइफ लॉन्ग उनका रिगार्ड करते हैं। और मैं तो आपको पुराने टाइम में अगर लेके चलें टीचर्स के लिए ये स्थिति थी, इतना भाव होता था कि केवल बच्चों के मन में नहीं, उनके पूरे परिवार के मन में जी, उनके प्रति एक अलग तरह का सम्मान होता था। ये तो हमने धीरे धीरे ये सम्मान खोया है, क्योंकि हम लोग उस तरह के लेवल पे काम नहीं करते हैं, उतना अपना कमिटमेंट नहीं रखते हैं जी। वरना शिक्षक का जो दायित्व है वो तो बहुत पायस दायित्व है, पूरे समाज को एक नई दिशा देता है, सोसाइटी को, युवा पीढ़ी को एक नए मोड़ पे ले जाते हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से चलेगी आगे, और अगर वहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर कई जगह के हमारे जो मार्ग भटकते हैं युवा, वो वहीं से गड़बड़ होती है। तो शिक्षकों का रोल तो बहुत बड़ा जिंदगी में भी रहा, तभी जाकर के आज आप राजस्थान के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की लिस्ट में शुमार। इसमें मैडम मैं कोई दो राय नहीं कहूँगा कि मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत रिफाइंड किया, बहुत मोटिवेट भी किया। अब मेरे गुरु जो एक जिनका मैं बहुत
दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना में उनकी डेथ हो गई। NK उपाध्याय सर थे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। कॉलेज में हम लोग, जैसा होता है जनरली कॉलेज में, जब यूथ में यंग एनर्जी होती है जी, तो नेतागिरी भी करते हैं, थोड़ा सा न्यूसेंस भी करते हैं। जी जी। क्लास ले रहे थे और हम लोग घुस गए क्लास में, तो उन्होंने मेरे को बाद में अलग से ले जाके समझाया। उस समय कुछ नहीं कहा, फिर कहा तेरे में इतनी एनर्जी है, इस ऊर्जा को अगर तू अगर पढ़ाई में लगाएगा, कहीं और मोटिवेट करेगा, इसको कहीं यूज़ करेगा, तो बहुत अलग से कुछ कर सकता है। तेरी एनर्जी मुझे दिखती है। और वो दिन था, उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। क्या बात है, उन्होंने आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की बिल्कुल तरफ मोड़ा। कोई दो राय नहीं है इसमें। बहुत सही, बहुत सही। तो जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, आपको बता दें कि आप देख रहे हैं DD राजस्थान पर धरती धोरारी विद मी अनामिका। और आज का शो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज शो में जो हमारे मेहमान हैं वो राजस्थान के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की लिस्ट में शुमार हैं। RAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री गौरव बजाज जी। और इन्हीं से बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात भी हुई, टीचर्स ने किस तरह आपकी लाइफ को शेप अप किया, उनके रोल्स के बारे में भी बात हुई। अब आते हैं जो आपका ड्रीम जॉब था कि पब्लिक के साथ में कनेक्ट होना है। वैसे आप पहले तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, फिर बाद में आप RAS ऑफिसर बने। तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 97 वो साल था जब आपका सिलेक्शन हुआ RAS में, और पूरे राजस्थान में आपने 12वां स्थान प्राप्त किया। वो मोमेंट कैसा था? 97 की जगह मैं करेक्ट करूंगा आपको, 97 इनिशियली एग्जाम का ईयर था। जी, 99 में रिजल्ट आया था। 99 में और रिजल्ट, 99 वाला आपने 97 में उसको हमने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। लेकिन चूंकि प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू समय लग जाता है 99 में हुए थे और सिलेक्ट हुए। नेचुरली वो मोमेंट तो खैर अपने आप में एक अलग मोमेंट था। बहुत खुशी भी हुई थी और काफ़ी मेहनत भी की थी पढ़ाई के लिए, लगे रहे तब जा कर के निकले। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, तो समझते हैं कि आप कहाँ पीछे रह रहे हैं। और मेहनत भी करनी पड़ती है। जब मेहनत में सफलता मिलती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत खुशी भी मिलती है। तो सभी को मिलती है, पूरे परिवार को मिली है और सब लोग बड़े खुश थे। और 12वें स्थान पे आने की खुशी तो उसमें थी, कोई दो राय नहीं थी। और ये खुशी थी कि चलो एक RAS बनने का एक सपना था, वो पूरा हुआ। तो आपको खुद कैसा फील हुआ? एक टॉपर के मन में क्या चल रहा होता है? क्या आप कन्विंस्ड थे कि टॉप 20 पोजीशंस में तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा? जिस तरह से तैयारी थी उसमें कन्विंस था कि कहीं ना कहीं मेरा इस बार RAS में प्रॉपर में आएगा। क्योंकि उससे पहले भी मैंने एग्जाम दिया था, उससे पहले मेरा राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज में रहा था। मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, कॉलेज में लेक्चरर था। तो मुझे दिमाग में ये था कि मुझे तहसीलदार की सर्विसेज इसलिए ज्वाइन नहीं करनी कि मुझे पैसे कमाने हैं। मेरे अपनी लाइफ में एक अपने अलग तरह के प्रिंसिपल्स हैं। मुझे ये ध्यान में था कि मुझे बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी नहीं बनना है, लोगों को कुछ डिलीवर करना है, कुछ देना है। तो RAS में जाने से मैं कुछ कर पाऊँगा। और मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में कि मैंने जो मेरी फील्ड पोस्टिंग्स रही हैं, वहाँ मैं जनता के साथ में कनेक्ट हुआ हूँ और जनता को मैंने जो अपना बेस्ट पॉसिबल था वो मैंने डिलीवर किया तो है। क्यों ना आपकी पहली पोस्टिंग के बारे में बात करें। जब बिल्कुल युवा RAS ऑफिसर आप अपॉइंट हुए, तो क्या चल रहा था जहन में और किस तरह से डील किया पहली पोस्टिंग? तो हाँ, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है उसमें 6 महीने का पार्ट ट्रेनिंग का फील्ड ट्रेनिंग में होता है जी। उस समय फील्ड में हम लोगों को जो पोस्ट वैकेंट पड़ी होती है वहाँ का चार्ज दे देते हैं। तो मुझे एज BDO खमनौर जो पंचायत समिति थी उसका चार्ज मिल गया 3 महीने के लिए। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो 3 महीने का चार्ज मुझे ऐसा मिला कि मेरी वो पोस्टिंग भी वापस वहीं पर ही हो गई। क्योंकि वहाँ के जो उस समय विधायक थे और वो उस समय पंचायती राज मंत्री भी हुआ करते थे, डॉक्टर CP जोशी जी। तो उन्होंने पूरे बैच को ही, हमारे वाले को पूरे को BDO लगाया और सारा बैच जो था वो BDO लगा, विकास अधिकारी लगा। और सबको रूरल बैकग्राउंड में जो क्या घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उससे जुड़ने का मौका मिला। तो विकास अधिकारी के रूप में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। और मैं आज बड़ी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो मैंने वहाँ पे काम किया वो आज भी लोगों के मन में है। क्या बात है। और वो लोग याद भी करते हैं। जैसे आज भी जाकर के हम लोग वहाँ लोगों से मिलते हैं तो आज बड़े खुशी के साथ वो लोग मिलते हैं। उसका केवल कारण ये था कि आम जन की समस्याओं को तुरंत सुना और उसको जितना हो सकता जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करी। और जो गवर्नमेंट की सोच है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, वो रूरल बैकग्राउंड में उनका अपना अलग उनकी इम्पोर्टेंस है, लोगों को राहत देने में। बिल्कुल। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग
नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसके लिए सरकार अलग अलग समय पे कैंप्स भी लगाती है और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे अधिकारियों को पूरी टीम बना करके भेजती भी है। तो मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो ये वाला पोस्टिंग था उसको मैंने बहुत अच्छे रूप में वहाँ पे निभाया और मैं उससे संतुष्ट हूँ कि मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया और लोगों को राहत दिलवाई। क्या बात है सर। तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस दौरान राजस्थान के 6-7 शहरों में मसलन जयपुर हुआ, झालावाड़ हुआ, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, कई जगहों पर आप बतौर एसडीओ भी कार्यरत रहे हैं। तो ये वो रोल होता है मेरे ख्याल से जहाँ पर आप डायरेक्टली पब्लिक के साथ में कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं, सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी क्या फ़िलहाल में आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जब आपने पब्लिक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया हो, किसी की समस्या को सुलझाया हो? मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि फील्ड में राजस्थान सरकार, जैसे राजस्थान की जो योजनाएं हैं और राजस्थान सरकार का फेस, जिले में जिला कलेक्टर होता है जी, और उपखंड में उपखंड अधिकारी होता है। एसडीओ जो है वो वहाँ पे राजस्थान सरकार का फेस होता है और एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में हम लोग एसडीओ लगते हैं जी। तो वहाँ पर जब काम करते हैं फील्ड में, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक एसडीओ का रोल बड़ा व्यापक रोल है। वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम भी करता है, साथ में गवर्नमेंट की जो अलग जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी करता है। तो मेरा ये मानना है कि एक वाक़या क्या, मैं आपको कई वाक़ये ऐसे बता सकता हूँ जो जीवन में है कि जिनको याद करके आज भी लगता है कि हमने लोगों के लिए बहुत काम किया है। उसमें जनरली होता क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर्स फील्ड में काम नहीं करते हैं तो लोगों के रेवेन्यू केसेस नहीं निपट पाते हैं, पेंडिंग रहते ना हैं, उनके काम हो पाते हैं। ओके। अगर आप काम करते हो तो लोग इतना कनेक्ट होते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ जो काम मैंने लोगों के बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाने चाहिए थे जो नहीं हो पा रहे थे, मतलब उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है या उनको कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं दिया है, लेकिन उनका राइट था, अपने काम को ईमानदारी से निभाया। बिल्कुल। उसको करने में एक फ़ायदा ये हुआ कि लोग याद करने लगे, लोगों को लगने लगा कि भाई यहाँ जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लोग सीधे जुड़ने लगे और जब जुड़ने लगे तो लोगों के काम होने लगे। और जब हम काम करते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे अंदर भी आता है जी। और वो रिलीफ जब उसको मिलता है तो आज कई लोग जो लैंडलेस थे उस समय, उन लोगों को लैंड का अलॉटमेंट हुआ विदाउट एनी सिंगल पैनी, कोई एलिगेशन के। जब उनको ज़मीनें मिली तो उनके चेहरे के भाव अलग थे, खुशी के भाव अलग थे। क्या बात है। कैंप्स लगाती है गवर्नमेंट, प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँव के संग में कई तरह के लोग आते हैं। तो एक बेचारे बिल्कुल जिसे कह सकते हैं वास्तव में जो बीपीएल परिवार का, भील परिवार का व्यक्ति था, जब कैंप में खड़ा हुआ मैंने देखा और मैंने पूछा कि भाई ये है क्या इसमें बीपीएल में, तो मालूम चला कि बीपीएल में नहीं है। अच्छा। तो आप सोचिए कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद था, मतलब जो जेन्युइनली डिजर्विंग था, उसका बिल्कुल, नाम नहीं और था। उसका नाम नहीं था। तो मैंने उसी दिन वहीं पे उसका नाम भी जुड़वाया, उसको गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स थी उससे भी लाभान्वित करवाया, और जो मकान को उसको सैंक्शन करना था क्योंकि मकान भी नहीं था, झोंपड़े में कहीं टूटे हाल रहता था। तो जब वो शाम को वहाँ से गया तो वो निसंदेह जो उसकी आंखों में एक अलग तरह का भाव था, एक आंसू जो थे, तो लगा कि नहीं आज जीवन में कुछ अच्छा मैंने किया है। तो एक सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिला। ऐसे एक नहीं कई वाक़ये हैं जिनमें जब लोगों को राहत दी, लोगों को जो उनके लिए जो पात्र थे उनको पात्रता के अनुसार मिला, तो लगा कि प्रशासन में आने का सब और सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये लगता भी है कि सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं देती है और ईश्वर ने हमें ये निमित्त बनाया है कि हम उसका माध्यम बन के गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो योजनाएं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सकें। वो पहुंचाने के बाद में अगर सही जगह पहुंचता है तो परिवार जो है वो निसंदेह उससे निकलता भी है, उभरता भी है, और आपको भी एक सुकून मिलता है, और उस सुकून का कोई मोल नहीं है। एक्चुअली अनमोल वो सुकून तो अनमोल है। पर कई बार देखा भी जाता है सर कि वो स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली जनता तक पहुंच नहीं पाती। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू। आप डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट के साथ में भी जुड़े थे, तो मैं जानना चाहती हूँ एक तो कि फंक्शनिंग और किस तरह से आपने कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर। मैडम, डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट में मेरे को करीबन 11 महीने रहने का अवसर मिला, और मैं ये मानता हूँ कि वो डिपार्टमेंट तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डिसेबिलिटीज़ में निःशक्त जन के लिए कह लें या विशेष योग्य जन नाम दिया गया है,
अब दिव्यांगजन भी नाम इस समय जी, है। जी। दिव्यांगजनों के लिए जो ईश्वर ने उनके साथ में उनको किसी तरह की डिसेबल करके प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो उनको रिजर्वेशन दिया है अलग अलग सर्विसेज के लिए जी, और साथ में उनके लिए जो अलग अलग योजनाएं चलाई हैं जी, तो उसमें अगर आप अपना कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत ही पायस वर्क है। उसमें आप ये देखिए मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं तो उनका परसेंटेज अलग अलग होता है। उनके लिए गवर्नमेंट मेंटली रिटार्डेड होम चलाती है, गवर्नमेंट के भी चलते हैं और प्राइवेट एनजीओज भी चलाते हैं। बहुत बड़ा काम एनजीओज ने भी किया है उसमें। सरकार उनको एड भी देती है काम करने के लिए। लोग उसमें भी सोचते हैं कि उनके हिस्से का हम कहीं कुछ ले लें। so sad, मैं ये मानता हूँ कि जो ईश्वर ने उनके लिए दिया है, सरकार के माध्यम से हमको निमित्त बनाया है, तो उसमें और उल्टा हमको जेब से कंट्रीब्यूट करके देना चाहिए, उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और उसमें मैंने ये माना कि जब मैंने विज़िट किया तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने लोगों को मैं जहाँ भी मिलता था, जिनसे जुड़ता था, सबको मोटिवेट किया और कोशिश ये करी कि जितना सरकार ने उनके लिए स्कीम्स को बनाया है, जितना सरकार डिलीवर करना चाहती है उन तक पहुँचे। और वो पहुँचाने के बाद में तो एक अलग तरह का सुकून था। बाकी अलग अलग तरह के लोग हैं इस पूरी दुनिया में, कई तरह के वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सरकार जब देना चाहती है और सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं उनके लिए, तो उनका लाभ उन पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। सही बात है, उन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। सर, आप रीको के साथ भी जुड़े हैं बीच में, तो रीको में आपका मतलब जॉब रोल क्या था और किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया? मैडम, मैं रीको का जो बेसिक काम है वो तो लैंड का बैंक बनाना, लैंड बैंक बना के प्लॉटिंग करना और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराने के लिए लैंड अवेलेबल कराना। जी। वहाँ आरएस ऑफिसर्स की 2 पोस्ट है, एक एडवाइज़र इंफ्रा है, एक एडवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं एडवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे था। इंफ्रा वाले पार्ट पे लैंड से रिलेटेड वर्क पूरा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में रीको के जो एम्प्लॉयज़ हैं, रीको की जो पूरी फंक्शनिंग है, उसमें उनका एस्टेब्लिशमेंट वाला जो पार्ट होता है वो मुझे करने का मौका मिला। तो लोगों को जो वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको टाइम पर उनको सैलरी मिले, टाइम पर उनकी डीपीसी हो, टाइम पर उनकी सीनियरिटी लिस्ट जारी हो। तो मैंने ये कोशिश करी कि इसको स्ट्रेंथन करें और मुझे जो करने का मौका मिला, तो मेरी टीम जो लगी साथ में, एक टीम वर्क के रूप में काम किया। अकेला तो कोई भी अधिकारी काम नहीं कर सकता। जी, जी। तो एक पूरी टीम बनी और उस पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और मैं ये मानता हूँ कि आज भी लोग उसे याद तो करते हैं जी। उस टाइम पे टाइम पर सारे काम हुआ करते थे। क्या बात है सर। तो और हमारी जो एमडी थी उन्होंने भी पर्सनली बहुत अच्छा वरदस्त रखा। वेरी नाइस। और उसके आधार पे हम लोग अच्छा कर पाए, क्योंकि टीम में भी हम लोगों के ऊपर भी जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है ताकि एक अच्छा डिलीवर करें। तो अगर आपको अच्छे अधिकारी मिलते हैं ऊपर तो निसंदेह आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके वहाँ पर ठीक काम किया, अच्छा लगा था। बेशक आपने बहुत अच्छा काम किया होगा सर। और जो आपका करंट जॉब रोल है, जॉइंट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता है कि इस जॉब रोल में एक्चुअली किया क्या जाता है? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सीएम ऑफिस एक अलग तरह से काम करता है। वो ऑन द बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर काम करता है। सीएम साहब को असिस्ट करने के लिए हम लोग होते हैं, एक पूरी टीम होती है और वो पूरी टीम लगी रहती है, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो है, उनके जो बजट डिक्लेरेशंस हैं, सीएम साहब के पर्सनल डिक्लेरेशंस होते हैं, उनके अनाउंसमेंट्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना टाइमली और लोगों तक उसको पहुंचवाना जी। उसमें बीच में जो रोल होता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट जनता के डीलिंग में नहीं मान पाते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोगों को फाइल वर्क करना होता है, लेकिन फाइल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर करना होता है जी। सिग्नेचर सीएम सर के ही होते हैं, लेकिन उसको टाइमली सीएम सर के सामने रखवाना, उसको वापस नीचे तक पहुँचवाना, तो वो एक काम होता है। साथ में उनके पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें हमारा रोल केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को हम लोग कैसा पूरा कर सकें, टाइमली कैसे अपराइज करा सकें, प्रोग्राम्स कैसे कंडक्ट करवाने में अपनी भूमिका को अदा कर सकें, वो भूमिका एक प्रशासनिक अधिकारी को करनी होती है। वो सब लोग अपने दायित्व को निभाते भी हैं जी। और चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी उसमें हो, कोई भी हो, वो तो नेचुरली जनता के चुने हुए सर्वा हैं, बिल्कुल, और उनकी टीम के रूप में काम करते हैं। तो एक राजस्थान के बारे में, राजस्थान के ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखने को मौका मिलता है, सारे डिपार्टमेंट्स को समझने का भी मौका मिलता है, और कैसे हम अच्छा काम कर सकें और करवा सकें वो भी एक साथ में मौका रहता है।
जी। तो वो एक अलग तरह का सर मैंने कहीं पढ़ा गौरव जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद आपके आदर्श रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका जीवन दर्शन हम समझना चाहेंगे कि उनसे क्या सीखा और आपके मुताबिक ज़िंदगी है क्या? मैडम ऐसे अगर फिलॉसफी की बात करें जीवन में, तो जीवन तो अलग तरह का है। जीवन दर्शन भी अपने आप में है। आप कई बार हम लोग यहाँ सोचते हैं कि हम लोग यहाँ के ही लिए बने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन में एक अलग तरह की फ़िलॉसफी रहती है और उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करना या उसको सोचना सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो जीवन दर्शन अलग तरह का रहा है, लेकिन एक ये ज़रूर रहा है कि हम अपने जीवन को डिसिप्लिन रखें जी, संयमित रखें और कोशिश करें कि अपने आप को निमित्त माने जी, जरिया माध्यम जी। कहीं ना कोई एक अल्टीमेट पावर है, चाहे वो गॉड के रूप में किसी भी रूप में आप उसको देखें, कोई ना कोई पावर तो है यूनिवर्स में जो इसको रन कर रही है। बिल्कुल। चाहे वो नास्तिक होंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो आस्तिक होंगे वो मानेंगे। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रूप में उसको मानते हैं जी। और हम उनके निमित्त के रूप में यहाँ पर हैं। तो सबके साथ मिल कर के और सबको साथ लेकर के चलें, लोगों की जो सुकून है लोगों को वो दिलवा सकें। तो एक ये जीवन दर्शन रहा है जी। और उसके लिए कोशिश भी की है और मतलब मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट भी हूँ अपने जीवन से। मतलब जिस रोल पर अभी आप हैं, जो पिछले 20 साल से आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो जीवन दर्शन है या जो आपकी लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है? मैडम मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ के देखेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो अलग तरह के काम होते हैं जी, और उसमें तो आपको कई बार बाय हुक एंड क्रुक काम करने भी पड़ते हैं जी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि यहाँ मुझे संतुष्टि का भाव है कि जो मैं सोचता था, तो जो बचपन में रहता था दिमाग में, जब देखते थे कई अधिकारियों को और अच्छे वीवीआईपी लोगों को, तब लगता था कि ये लोग कैसे क्या काम करते होंगे। जब नज़दीक में रहने का मौका मिला है और काम करने का मौका मिला है, अब लगता है कि नहीं ठीक है, हर एक लीडर का अपना एक अलग आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अगर आपने खुद ने मन में कुछ अच्छा सोचा हुआ है और अगर अपना अच्छा काम करके दे रहे हैं, एक मन में आत्मसंतुष्टि का भाव सभी को आता है, मुझे भी आया है। सर तो इतना काम कर रहे हैं आप, इतने साल से काम कर रहे हैं, परिवार को वक्त दे पाते हैं क्या? मैडम मैं आपको ये फिर यहाँ तो बिल्कुल ये कहूँगा कि फैमिली के साथ मैंने लैग किया है। जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट रहा है, फील्ड का जो पार्ट रहा है जी, मैं परिवार को जितना समय मुझे देना चाहिए था वो नहीं दे पाया मैं। और वो मेरे लिए थोड़ा सा एक ये मान लीजिए सेटबैक है जी। आज मैं मिस करता हूँ कि अगर मैं बच्चों के साथ में उतना टाइम देता, कुछ तो टाइम मुझे देना चाहिए था। वाइफ ने उस दायित्व को निभाया है जी। तो नो डाउट वो इसके लिए पूरी तरह से साधुवाद की पात्र है कि बच्चों को बनाने में, बच्चों को संभालने में उन्होंने अपने बड़े रोल को अदा किया है। और मेरा उसमें मेरी भूमिका थोड़ी सी नगण्य सी रही है, कम रही है। जबकि मैं अब मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए भी हमें करना चाहिए, फैमिली का एक टाइम है वो देना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर दें उसमें। जैसे मैंने पूरी तरह से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो मैं नेचुरली अच्छा कर पाया, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम तारतम्य बना के रखें। मतलब एक बैलेंस बना रहे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। डेफिनेटली बना। तो आपकी कुछ हॉबीज़ हैं क्या? उन हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल पाते हैं? हॉबीज़ तो मैडम मैं बताऊं आपको कि मेरा खेल के प्रति अपना अलग तरह का हो रहा है, तो खेलने में तो मैंने अपना टाइम तो जैसे मॉर्निंग वाली अभी भी वक्त मॉर्निंग में अब जैसे मैंने अपना बना रखा है, मेरा वो रूटीन कर रखा है। दूसरा मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का बहुत शौक है। अच्छा। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखते हैं। क्या बात है। एक पैशन है ये और उसको फॉलो करते हैं, कोशिश भी करते हैं। कोई नेचुरल प्लेस हो चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो या मॉन्यूमेंट्स हो, तो उनको देख करके आते हैं, पूरा भी करते हैं। क्या बात है। और गाने वाने सुनने का शौक है, कविताएं पढ़ने का? पढ़ने का तो मैडम मैं बता दूं बहुत ज़्यादा तो पढ़ने का शौक नहीं है, कविताएं वगैरह, लेकिन गाने सुनने का मुझे पुराने गाने जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं, हेमंत कुमार जी के हैं, लता मंगेशकर के, मैं सुनता भी हूँ। गा नहीं सकता, भगवान ने गला ऐसा नहीं दिया है, लेकिन सुनता बहुत हूँ। चलिए हम गुनगुनाने को नहीं कहेंगे सर आपसे। चलते चलते जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई ख़ास संदेश आपकी तरफ से? मैडम युवाओं के लिए तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि युवाओं को जो उनकी एनर्जी है, मैं तो उसके लिए 4 पंक्तियाँ कई बार कहता भी हूँ कि हम चलते हैं तो तूफ़ान चले आते हैं,
हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, हमें रोकने की कोशिश न करना यारों, हम रुकते हैं तो इतिहास बदल जाता है। क्या बात है। तो युवा पीढ़ी को तो रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय मन में एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास अलग तरह का होता है, और जो एनर्जी लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि युवा पीढ़ी कुछ भी कर गुजर सकती है जी। अगर वो मोटिवेटेड है, उनकी एनर्जी का फ्लो राइट डायरेक्शन में है, तो वो तो चाहे जो कर सकते हैं। मतलब युवाओं के लिए आप कोई सीमाएं नहीं है, मतलब उस समय दिमाग जो है वो और शरीर दोनों, वो अलग तरह की उमंगों का उस समय उत्साह होता है, वो संचार रहता है जी। तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अब ज़रूरत है उसको राइट डायरेक्शन देने की। और युवाओं को राइट डायरेक्शन शिक्षक दे सकते हैं, परिवार दे सकता है, मदर फादर दे सकते हैं। आज युवा पीढ़ी कई बार भटकती है, ऐसा नहीं है, पहले से बच्चे डिसिप्लिन्ड हुए हैं, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा उन्होंने अपना खुद का भविष्य भी देखने की कोशिश की है। ज़्यादातर लोग फैमिली के प्रति और अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर हुए। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, हम तो लड़कपन में ऐसे ही घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, अपना टाइम पास करते रहते थे। और अब आजकल बच्चे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और क्लैरिटी है उनके दिमाग में, क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, दूसरा एनर्जी लेवल भी उनका अलग है। पर साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि उनको फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत करनी चाहिए। बिल्कुल, और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने बिल्कुल चैनलाइज करना चाहिए, और दूसरा अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जो खान पान अभी चल रहा है उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं पूरे शरीर में भी, और मानसिक रूप से भी विकार हो रहे हैं। और इस कोरोना के बाद में तो सोसाइटी के पूरे को ये प्रॉब्लम का, जो डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटी करते हैं तो आपको डिप्रेशन जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं और आपने अपने शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है तो आप दो चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। तो बुरे जो व्यसन हैं उनसे दूर बचे रहें और फिजिकली फिट रखें, तो बाकी की सब चीज़ें तो अपने आप अच्छी होती रहेंगी। क्या बात है गौरव बजाज जी, आप शो में आए, हमसे इतनी सारी बातें की, हमें इनफैक्ट आपने बहुत सारी बातें सिखाई। शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा मैम कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया, यहाँ पे मौका दिया और आपसे रूबरू होने का, लोगों को अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आप देख रहे थे धरती धुरारी का ये ख़ास एपिसोड, जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई राजस्थान के जाने माने RAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, श्री गौरव बजाज जी से। तो कहते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी तो दोबारा होगी आपसे मुलाकात। लेकिन साथ ही साथ इस समय स्क्रीन पर एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करके हमारे शोज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। DD राजस्थान को ट्विटर, फेसबुक और YouTube पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए अनामिका को दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, देखते रहिए DD राजस्थान।